इंसान की अमर होने की इच्छा कोई नई नहीं है। सदियों से काफ़ी सारे लोग बाग अमर होने के लिए ना जाने क्या क्या करते आए हैं। फियर फाइल्स में हम आज आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहानी है एक खौफनाक यक्षिणी की। यक्षिणियाँ वो होती हैं जो कि इंसानों का खून पीकर खुद को अमर करना चाहती हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यक्षिणी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी आत्मा थर थर कांपने लगेगी। ये यक्षिणी बाहर से जितनी खूबसूरत और जवान दिखती है, अंदर से इसका रूप उतना ही ज्यादा भयानक और डरावना है। ये अपनी खूबसूरती से मर्दों को फंसाकर उनसे शादी कर लेती है, उसके बाद उनका खून पीकर उन्हें मार डालती है। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने एक यक्षिणी से शादी कर ली थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? क्या उसकी जान बच पाएगी या वो यक्षिणी उसको भी खा जाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। इस कहानी की शुरुआत में हम राघव नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी अभी शादी हुई है और आज उसकी सुहागरात थी। उसकी दीदी रेखा दीदी उसे दूध देती है और कहती हैं कि जाकर अपनी पत्नी को पिला दो, जिससे कि तुम दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। अब राघव अपने रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो अपने रूम के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी घूंघट डालकर बैठी हुई थी। राघव उसे दूध देना चाहता है लेकिन वो दूध लेने से मना कर देती है। वो कहाँ जानता था कि वो दूध नहीं बल्कि खून पीने वाली औरत है। अब राघव उसका घूंघट हटाना चाहता है लेकिन तभी उसकी निगाह पड़ती है उसके उस खौफनाक डरावने हाथों की तरफ, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। इसके बाद वो यक्षिणी अपना पल्लू हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाती है। भाई, वो कोई नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत जो कि काफी डरावनी थी और वो एक यक्षिणी थी। इसके बाद तभी वो यक्षिणी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका खून पीकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। जी हाँ, 15 साल आगे। इसके बाद तभी हम एक घर को देखते हैं जो कि काफी सजा धजा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस घर के अंदर किसी की शादी होने वाली थी। वो किसकी? आगे देखिए। उस घर के अंदर एक गौतम नाम का लड़का था और गौतम की कुछ ही दिनों के अंदर एक आहाना नाम की लड़की के साथ शादी होने वाली थी। लेकिन आहाना से पहले गौतम की एक दोस्त थी जिसका नाम था प्रिया। दरअसल प्रिया गौतम से शादी करना चाहती थी। वो उसे काफी पसंद और प्यार करती थी, लेकिन आखिर वक्त पे गौतम ने प्रिया को छोड़कर किसी और लड़की को पसंद कर लिया। इसीलिए हम उन दोनों को देखते हैं जहां प्रिया उसे समझाती है और कहती है कि तुम ये शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन गौतम उसकी बात को नहीं मानता। वो प्रिया से कहता है कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब ये सब बातें सुनकर प्रिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं प्रिया को सामने की ओर एक काली बिल्ली बैठी हुई दिखाई देती है और वो जैसे डर जाती है और थोड़ी देर के बाद वो उसी जगह पर फिर से अपनी निगाह घुमाती है तो पाती है कि एक बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आहाना और गौतम साथ में खड़े हुए थे जो कि काफी अच्छे लग रहे थे। आज उन दोनों की एंगेजमेंट थी, इसीलिए गौतम उसको अंगूठी पहनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी इतने में गौतम का दोस्त वहां पर आ जाता है और कहता है कि यह सगाई नहीं हो सकती। उसका दोस्त उससे कहता है कि पहले तू अपनी लव स्टोरी सुना कि तुम लोग कैसे मिले थे और कैसे तुमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। उसके बाद तभी गौतम सभी लोगों को अपनी लव स्टोरी सुनाता है। गौतम बताता है कि वो एक रात मंदिर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कि पूरी तरीके से घायल थी। गौतम ने रास्ते में अपनी कार को पार्क करके उस बूढ़ी औरत की मदद करने की कोशिश करी और गौतम ने जब उस बूढ़ी औरत का हाल पूछा था तो वो इससे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसीलिए उसने गौतम से कहा कि तुम्हारी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से होगी, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब गौतम बताता है कि जब वो आगे की तरफ अपने घर पर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिली और वो थी आहाना। रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। गौतम ने उसे लिफ्ट दी। आहाना काफी ज्यादा खूबसूरत थी और गौतम को उससे प्यार हो गया था। फिर यहाँ पर ये लोग छुप छुप कर मिलने लगे। गौतम ने सोचा कि छुप छुप कर मिलने से अच्छा है कि मैं इससे शादी ही कर लूं, और बस यही थी एक छोटी सी लव स्टोरी। दोस्तों, इसके बाद फिर हम देखते हैं उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है।
थोड़ी देर के बाद गौतम की सगाई में एक औरत आती है जिसका नाम था रेखा, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब रेखा यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि वो गौतम की मम्मी ममता की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की सगाई में उन्हें भी इनवाइट किया था। इसके बाद तभी ममता रेखा को अहाना से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन रेखा मौसी जैसे ही अहाना के पास जाती है, जब अहाना उनके तरफ पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो सदियों से एक दूसरे को जानते हों। रेखा मौसी अहाना को देखकर काफी डर जाती है और वहां से उसी वक्त पर फौरन ही भाग जाती है। अब कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसे क्यों भाग गई, और ये सब होते हुए प्रिया अपनी आंखों से देख रही थी। इसलिए रात के वक्त पर हम देखते हैं प्रिया रेखा मौसी के घर पर जाती है और वहां जाकर उनकी परेशानी की वजह पूछती है। तभी रेखा मौसी उसे बताती हैं कि गौतम की जिस लड़की के साथ शादी हो रही है, दरअसल उस लड़की से पहले 15 साल पहले उसके भाई की भी शादी हुई थी और वो शादी की रात वाले दिन ही मारा गया था। थोड़ी देर के बाद वहां पर गौतम की माँ भी आ जाती है। तभी रेखा उसे भी बताती है, लेकिन गौतम की माँ उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन यहाँ पर रेखा मासी कहती है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये वही लड़की है। और तो और वो उससे ये भी कहती है कि उस लड़की के हाथ पर एक अजीब सा निशान था, जो निशान 15 साल पहले मैंने उसी लड़की के हाथ पर देखा था। दोस्तों, रेखा मासी उनको समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन ममता उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया को उनकी बातों पर यकीन हो रहा था। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं, जो कि अहाना की खूबसूरती के पीछे पूरी तरीके से पागल था। फिर तभी दोस्तों गई रात को हम रेखा मौसी को देखते हैं, जिन्हें की पूरा विश्वास था कि ये लड़की सही लड़की नहीं है, इसीलिए वो आधी रात को अपने भाई की शादी की तस्वीरें देख रही थी और फोटो के अंदर उसे अपने भाई के साथ वही लड़की दिखाई दे रही थी, सिर्फ अहाना। जी हाँ दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर रेखा मौसी काफी ज्यादा डर जाती है। वो पानी पीने के लिए जाती हैं, लेकिन वो जैसी गिलास के अंदर पानी भरती हैं, तभी वो पानी खून के अंदर तब्दील हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि यह तो वही यक्षिनी थी, वही भयानक सी बूढ़ी औरत। अब वो यक्षिनी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उस रात को रेखा मौसी को जान से खत्म कर देती है, जिससे कि उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। और इसी के साथ वो सारी तस्वीरों को और सबूतों को जला देती है। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर हम देखते हैं गौतम को, जिसकी बॉडी पर कुछ अजीब गरीब तरीके से निशान थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके कमरे के अंदर अहाना आ जाती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर गौतम एक बार फिर से उसके अंदर बह जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद गौतम की माँ वहां पर आती है और बताती है कि कल रात को रेखा दीदी की बड़ी ही बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी। इसे सुनकर गौतम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि रात में तो रेखा दीदी एकदम ठीक थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रेखा मौसी की फ्यूनरल्स में प्रिया और कुछ लोग पहुंच जाते हैं। वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे कि रेखा की डेथ भी ऐसी ही हुई है जैसे कि 15 साल पहले उसके भाई को मारा गया था। उसके शरीर के अंदर से पूरा खून चूस लिया गया था और उन लोगों का यह मानना था कि यह किसी जानवर ने किया है। इसके बाद तभी हम प्रिया को देखते हैं, जो कि उसी कमरे के अंदर जाना चाहती है जहां पर रेखा दीदी के भाई का मर्डर हुआ था। और तभी वो उस कमरे के पास पहुंच जाती है। वो कमरे के अंदर जैसी जाती है तो कमरे की हालत बहुत ही खराब थी। कमरे के अंदर उसे खून दिखाई देता है और तो और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वही खौफनाक यक्षिनी दिखाई देती है, जिसे देखकर प्रिया काफी डर जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो फिर से बेड के नीचे झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उसे बेड के नीचे एक फोटो मिलता है, जो कि आधा जला हुआ था। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उस फोटो के अंदर उससे एक लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ पर वही अजीब निशान था जो कि अहाना के हाथ पर है। और ये फोटो रेखा मौसी की भाई की शादी का था। इसी के साथ प्रिया समझ जाती है कि रेखा मौसी सही कह रही थी, अहाना कोई साधारण सी लड़की नहीं है। अब मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी और मैं कैसे भी करके गौतम की जान को बचा कर रहूंगी। उसने बस इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब वो वहां से भागना चाहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। इसी बीच उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही यक्षिनी थी। लेकिन उस वक्त पर वो यक्षिनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उसके हाथ पर एक लॉकेट था।
जिसके वजह से उस वक्त प्रिया की जान बच जाती है और वो यक्षिनी वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पापा दरवाजे को खोलते हैं और वो वहां से बाहर आती है। अब प्रिया आहाना की पूरी सच्चाई को जान चुकी थी, इसीलिए वो इस बारे में गौतम से बात करती है और उसे बताती है कि तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो वो लड़की साधारण लड़की नहीं है। लेकिन गौतम उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो गौतम को वही जला हुआ फोटो दिखाती है जिस फोटो के अंदर उस लड़की के हाथ पर जो निशान था। वो कहती है गौतम से कि ये लड़की आहाना है और मेरी बात का यकीन मानो, इस फोटो को इसीलिए जला दिया गया है जिससे कि सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ना आ पाए। लेकिन दोस्तों, गौतम उस वक्त भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और इसी के साथ गौतम वहां से चला जाता है। उसके जाते ही थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो यक्षिनी प्रिया के पास आ जाती है और उससे कहती है कि गौतम से दूर रह वरना तू बहुत बुरी तरीके से मारी जाएगी। लेकिन वो यक्षिनी उस वक्त भी उसका कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो लॉकेट प्रिया की रक्षा कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रिया इस बात का पता लगाना चाहती थी, आहाना की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम उसी यक्षिनी को देखते हैं जो कि भूख के मारे तड़प रही थी क्योंकि कुछ दिनों से अभी उसने किसी भी इंसान का खून नहीं पिया था। इसीलिए वो मनहूस खौफनाक यक्षिनी अपनी बिल्ली को ही मारकर खा जाती है और यकीन मानिए ये सीन देखने में काफी ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग था। अब दोस्तों, प्रिया आहाना के बारे में गौतम के माँ बाप को बताती है और कहती है कि आहाना सही लड़की नहीं है, लेकिन गौतम की मां ममता उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। लेकिन प्रिया गौतम के पापा से कहती है कि अंकल जी मुझे एक मौका दीजिए, मैं आहाना की सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाऊंगी और वो उसकी बात पर यकीन करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं ये उसी जगह पर जाएंगे, यहाँ पर रेखा मौसी के भाई को मारा गया था, क्या पता वहां जाकर कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन उन दोनों की ये सब बातों को आहाना ऊपर सुन रही थी। इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम गौतम के पिता को देखते हैं जो कि पानी पीकर अपने कमरे के अंदर जा रहे थे। तभी उन्हें किचन से कुछ आवाजें आती हैं और वो फौरन ही किचन के अंदर वापस जाते हैं। वो देखते हैं कि पॉपकॉर्न की मशीन अपने आप ही ऑन थी। वो उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें एक जोर का शौक लगता है और तभी वो खौफनाक भयानक सी बूढ़ी औरत यानी कि वो यक्षिनी उनके पास प्रकट हो जाती है। वो यक्षिनी आहाना का रूप ले लेती है और उनका खून पीने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसीलिए वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसे कुछ मालूम ही ना हो। थोड़ी देर के बाद गौतम की मां ममता वहां पर आती है और आहाना उससे बताती है कि पापा जी को शौक लग चुका है, मैंने इनकी मदद की है। इसके बाद वहां पर गौतम भी पहुंच जाता है और पापा जी के लिए एक डॉक्टर को बुलवाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पापा जी की हालत बहुत ही खराब थी, ना ही वो हिल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे। इस चीज को देखकर गौतम आहाना से कहता है कि हमें शादी को डिले कर देना चाहिए, लेकिन आहाना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि पापा जी भी तो यही चाहते थे कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों, अब वक्त बहुत ही कम बचा था, कैसे भी करके प्रिया को गौतम की जान बचाना थी। इसीलिए वो एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद तभी वो पुलिस वाला और प्रिया दोनों ही इस बात का पता लगाने के लिए वहां से निकलते हैं। लेकिन जाते वक्त ही उनको एक आदमी मिलता है जो कि प्रिया की उस फोटो को देख लेता है। उस निशान को देखकर वो आदमी समझ जाता है कि ये यक्षिनी है और वो आदमी प्रिया और उस पुलिस वाले से कहता है कि यक्षिनी वापस आ चुकी है। प्रिया उससे और पूछना चाहती है, तभी वो आदमी बताता है कि यक्षिनी एक सुंदर सुशील औरत होती है जो कि अपनी खूबसूरती से मर्दों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें जान से खत्म कर देती है। इसी के साथ प्रिया और वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि गौतम की जान को खतरा है और जल्द से जल्द उन्हें उनकी मदद करना है। अब प्रिया उस आदमी से और कुछ पूछना चाहती है कि आखिर वो इस यक्षिनी से कैसे बचे। तभी वो आदमी उन्हें एक ऋषि बाबा के बारे में बताता है और इसी के साथ ये लोग गौतम की जान को बचाने के लिए उस ऋषि बाबा के पास निकल जाते हैं। अब दोस्तों, ये लोग जैसे ऋषि बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा उस तस्वीर के अंदर उस निशान को देखकर बता देते हैं कि ये काम किसी यक्षिनी का है। तभी प्रिया बाबा से बोलती है कि हमें गौतम की जान बचानी होगी, इस यक्षिनी को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। और तभी ऋषि बाबा उन्हें बताते हैं यक्षिनी मर्दों से शादी करती है और सुहागरात वाली रात उन्हें जान से मार देती है। इसीलिए हमें इस यक्षिनी को उसी रात को मारना होगा क्योंकि उस रात ये काफी बेताब रहती है।
और बाबा के पास एक त्रिशूल भी था। उस त्रिशूल से ही केवल यक्षिनी को मारा जा सकता था। आज रात को गौतम की शादी होने वाली थी और आज ही रात को उसकी सुहागरात थी। इसीलिए तीनों के तीनों उस त्रिशूल को लेकर उस यक्षिनी को रोकने के लिए निकल लेते हैं। ये लोग जाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। आखिरकार वो यक्षिनी इतनी आसानी से इनको वहां पहुंचने नहीं दे रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा धुआं उड़ जाता है, जिस वजह से इन लोगों को फंदा लगने लगता है और गाड़ी का गेट अपने आप ही लॉक हो जाता है। ये लोग दरवाजे को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौतम ने अब आहाना से यानी कि उस यक्षिनी से शादी कर ली थी। अब शादी संपन्न होने के बाद ये दोनों अपने रूम के अंदर होते हैं। गौतम आहाना का घूंघट उठाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तभी आहाना बहुत ही भयानक हो चुकी थी और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसका खून पीने की कोशिश करती है और वो बस उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी इतने में यहाँ पर ऋषि बाबा और पुलिस वाले और प्रिया यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये लोग उस यक्षिनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके वो यक्षिनी सबको मारना शुरू कर देती है। पुलिस वाला उसे बंदूक दिखाकर मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो यक्षिनी उस पुलिस वाले को जान से खत्म कर देती है और अब वो गौतम के करीब बढ़ती है उसका खून पीने के लिए। लेकिन इसी बीच प्रिया को वही त्रिशूल दिखाई देता है। वो प्रिया फौरन ही उस त्रिशूल को उठाती है और उस त्रिशूल से उस यक्षिनी के ऊपर वार कर देती है, जिसके कारण उस त्रिशूल की वजह से उस यक्षिनी की पावर कम हो जाती है और देखते ही देखते उसकी भी मौत हो जाती है। उस यक्षिनी के मरते ही इस तरह प्रिया ने गौतम और बाकी सब लोगों की जान को बचाया। और दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इस वाकया के बाद गौतम ने प्रिया से माफ़ी मांग ली और उसे भी शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। तो ये थी खौफनाक यक्षिनी की कहानी। इससे पहले भी मैंने यक्षिनी के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की हैं, उनका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।